हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। तो बच्चों 11th क्लास की केमिस्ट्री हम आज शुरू कर रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। आज पहला ही चैप्टर है और पहले चैप्टर को भी बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे। साइंस क्या है, केमिस्ट्री क्या है, साइंस केमिस्ट्री की क्या ब्रांचेस हैं, उन सब चीजों की बात हम आज करने वाले हैं। पहले चैप्टर का नाम ही हमारा है रासायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ही आज हम पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी सिलेबस है, चाहे वो राजस्थान बोर्ड है चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, सबके अंदर एनसीईआरटी सिलेबस लागू हो रहा है। तो एनसीईआरटी केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री विद तेजू सर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं तेजू सर, गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हूं केमिस्ट्री का ही, और आप सबको बिल्कुल जीरो लेवल से केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। चलिए बच्चों, आप अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जब अब रेगुलर जो वीडियोस अपलोड हुआ करेंगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप साथ के साथ मेरे पढ़ पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा और बात में मैं बता दूं कि जैसे ही एक टॉपिक पूरा हुआ करेगा वैसे ही हम क्या करेंगे, उसका एक लाइव टेस्ट लिया करेंगे आपसे। ठीक है, लाइव क्वेश्चंस मैं आपको करवाया करूंगा। नीट जेई मैंने यहां पर लिखा है, इसका मतलब है कि बेसिक के साथ साथ नीट जेई के क्वेश्चंस भी हम इसके अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप केमिस्ट्री शुरू से देखेंगे तो चाहे कितनी भी भारी भरकम बाद में प्रॉब्लम्स होंगी, जब आप छोटी छोटी चीजें सीख लेंगे तो उनको सॉल्व करना बिल्कुल आसान रहेगा। चलिए बच्चों, अब अपने शुरू कर रहे हैं। पहली बात देखें, साइंस क्या है। पहला पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूं आपको, साइंस। आपने 10th पास किया, अब आपने 11th में साइंस ली है और साइंस के बारे में जान लें कि साइंस क्या है। देखें, साइंस जो है, साइंस एक शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या है बच्चों, इसका अर्थ है साइंसिया। ठीक है, क्या है, साइंसिया जो है ये एक शब्द से बना है। साइंस जो है वो साइंसिया शब्द से बना है। अब ये साइंसिया शब्द का अर्थ क्या होता है? इस साइंसिया शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। इंग्लिश में हमने कहता है ना, नॉलेज। ठीक है, तो ये साइंसिया शब्द जो है वो किससे मिलकर बना है? साइंसिया शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। अब ज्ञान कौन सा? ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं, कौन सा ज्ञान? कहता है वो ज्ञान जो प्रयोग एवं परीक्षण से प्राप्त हो। वह ज्ञान जो प्रयोग एवं परीक्षण से प्राप्त हो, उस ज्ञान को हम साइंसिया, उस ज्ञान का मतलब है साइंसिया, और इसी को अपने कहते हैं साइंस। ठीक है, तो आपको एक बात पता चली कि साइंस क्या है। लेकिन यहां पर मैंने एक चीज बात लिखी है कि वो ज्ञान जो प्रयोग एवं परीक्षण से प्राप्त हो। प्रयोग एवं परीक्षण से क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो एक टेबलेट है, पैरासीटामोल है, उसका पहले प्रयोग हो गया कि यार इसको खाओगे तो ये आपके बुखार को कम कर देगा, ये प्रयोग कर लिया गया, और उसके बाद उसका परीक्षण भी कर लिया गया कि आप टेबलेट लोगे तो आपका बुखार कम होगा। ठीक है, तो वो ज्ञान जो है ये ज्ञान साइंसिया है और इसी को अपने साइंस कह रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई कहता है कि यार बिल्ली काट जाएगी ना तो कोई ना कोई अशुभ होगा, बुरा होगा, तो ये कोई प्रयोग और परीक्षण पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको साइंस नहीं कहेंगे, इस ज्ञान को हम साइंस नहीं कहेंगे। या कोई आपको बाबा कहता है कि ये ले, ये राख ले बच्चे और इसको पानी में घोल करके पी लेना, तेरा जो है तेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, तेरे सारे रोग दूर हो जाएंगे, तो ये साइंस नहीं है, क्योंकि ये प्रूव नहीं है, ये प्रैक्टिकली नहीं है, प्रयोग नहीं किया गया इस पर कि उस राख में ऐसा क्या है जिससे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इसका मतलब ये प्रयोग और परीक्षण पर आधारित नहीं है, तो ये साइंस नहीं है। साइंस वही है जिस पर पहले प्रयोग किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए, फिर रिजल्ट निकाले गए, ऑब्जर्वेशन परीक्षण देखे गए, फिर जो ज्ञान बना, जो रिजल्ट निकले, वो ज्ञान जो है वो साइंस है। ठीक है, तो आप सब लोग जान गए कि साइंस जो है साइंसिया शब्द से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान। ज्ञान कैसा? जो प्रयोग एवं परीक्षण से प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, तो ये एक बात हमने पढ़ ली। चलिए, अभी मैंने जो सेमिनार लिया था उस सेमिनार के अंदर बताया था कि साइंस के अंदर चाहे मेडिकल है चाहे नॉन मेडिकल है, आपको मेडिकल है तो बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, नॉन मेडिकल है तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी।
आप दोनों में देखें केमिस्ट्री जो है वो सबको पढ़नी पड़ती है। अच्छा, एक ऑप्शन एग्रीकल्चर का भी होता है, कुछ बच्चे एग्रीकल्चर भी लेते हैं, तो केमिस्ट्री तो एग्रीकल्चर वाले को भी पढ़नी होती है। तो इट मींस साइंस के अंदर एक बेसिक ऐसा सब्जेक्ट है जो केमिस्ट्री, जो सबके पास रहेगा, चाहे वो साइंस के अंदर मेडिकल ले, चाहे नॉन मेडिकल ले, चाहे एग्रीकल्चर ले, सबके पास रहेगा। तो वही हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि साइंस के अंदर मेडिकल में जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के अंदर, नॉन मेडिकल के अंदर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स में से हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और हमारे चैनल का नाम भी क्या है? केमिस्ट्री विद तेजू सर यूट्यूब चैनल। ठीक है, चलिए अब अपने क्या करते हैं, अब जानते हैं अपने केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री क्या है? अच्छा बच्चों, एक चीज और देखना, आज हम केमिस्ट्री को जानना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे केमिस्ट्री में एंटर करेंगे। अभी एक बड़ी बड़ी बातें समझ लेंगे, मोटी मोटी बातें समझ लेंगे, फिर बारीकियों पर उतरेंगे, छोटी छोटी चीजें सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज और जान लें कि जो बच्चा वीडियो देख रहा है वो अगर वीडियो के नीचे कमेंट करेगा कि 11th क्लास का है, कहां से है, अपना नाम और वो जगह बताएगा कि मैं मान लो राकेश हूं और मैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से हूं, मैं हनुमानगढ़ से हूं, या किसी भी कहीं से भी हूं, मैं गुजरात से हूं या बिहार से हूं, वो कमेंट करेगा तो मैं उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दूंगा। वो लिंक बच्चा ज्वाइन कर लेगा, तो जो मैं यहां पर नोट कर रहा हूं उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी सेम टू सेम पीडीएफ जो है आपको मिल जाया करेगी, इसलिए आपको साथ के साथ लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए हम बात कर रहे हैं कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री वर्ड जो है ना, केमिस्ट्री भी शब्द जो है कीमिया शब्द से बना है। किससे बना है? कीमिया। ठीक है, कीमिया शब्द से जो है वो केमिस्ट्री बना है। ठीक है, और कीमिया शब्द का मतलब क्या है? कीमिया शब्द का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी। ठीक है, तो ये कीमिया शब्द से बना है केमिस्ट्री। ठीक है, और इसका अर्थ जो होता है बच्चों वो होता है काली मिट्टी। हुआ क्या था कि ये मिस्र देश से ये शब्द उत्पन्न हुआ, मिस्र की कला थी। ठीक है, काली मिट्टी की वो अलग अलग तरीके की कलाकृतियां करते थे, उन पर अलग अलग तरीके के रंग बनाया करते थे। ठीक है, तो उसी से ही कीमिया, उसी को ही कीमिया कहा जाता था, और कीमिया से ही जो है वो क्या बना? केमिस्ट्री बना। ठीक है, तो मिस्र, आर्ट ऑफ इजिप्ट, मिस्र की जो कला है वहां से जो है कीमिया वर्ड आया। कीमिया वर्ड्स को ही जो है बाद में क्या बना दिया गया? केमिस्ट्री बना दिया गया। क्योंकि वहां की जो एक्चुअली क्या अपने केमिस्ट्री में करेंगे, क्या केमिस्ट्री में यही तो करेंगे कि भाई अलग अलग तरीके के पदार्थों का विश्लेषण करेंगे कि उसके अंदर कौन से जो है उसके अंदर तत्व पाए जा रहे हैं, कौन से यौगिक हैं, उनकी क्या गुण हैं, इन्हीं चीजों का ही तो अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो सारा का सारा जो है वो क्या होगा? वही होगी हमारी केमिस्ट्री। चलिए, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इधर देखें, अगर मैं इसको ऐसे कहूं, ये देखो केमिस्ट्री के अंदर हम करेंगे क्या? जैसे ये वर्ड बना ना, ये वर्ड कैसे बना ये देखें। केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं? हम किसी भी पदार्थ की, कोई भी पदार्थ है हमारे पास, उस पदार्थ की संरचना, उस पदार्थ की संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है, संरचना का अध्ययन करते हैं कि वो पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है, उसके क्या क्या गुण हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो एक तो अपने किसी भी पदार्थ की संरचना की अध्ययन करते हैं, फिर वो किससे बना हुआ है, ठीक है, उसका अध्ययन करते हैं, किससे बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। बना हुआ है क्या? किससे और कैसे, किससे और कैसे बना हुआ है, इस चीज का अध्ययन करते हैं। अच्छा, फिर अपने करते हैं उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, गुणों का, उस पदार्थ के गुणों का अध्ययन करते हैं। गुण भी किसी पदार्थ के दो तरीके के होते हैं, एक होता है भौतिक गुण। भौतिक गुण कौन सा गुण? भौतिक। भौतिक का मतलब होता है बच्चों कि उसकी अवस्था कैसी है, कि वो ठोस है, द्रव है या गैस है, उसका रंग कैसा है,
उसकी सुगंध कैसी है, ये तो हो गए उसके भौतिक गुण। और दूसरा जो है हम उसके पढ़ते हैं रासायनिक गुण। क्या पढ़ते हैं? रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। रासायनिक गुणों का मतलब है कि अगर मैं उस पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ में मिलाऊं तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया करेगा। अगर मैं उस पदार्थ को खा लूंगा तो वो मेरे को जो है एनर्जी देगा या मेरे लिए जहर का काम करेगा। ये जो है उसके क्या है? रासायनिक गुण है कि वो किसी दूसरे चीज से मिलकर के किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया करता है, ये होते हैं उसके रासायनिक गुण। तो अगर आप जो है फिर एक चीज और पढ़ लेते हैं हम, इसके उपयोग। क्या पढ़ लेते हैं? उपयोग, कि उस पदार्थ के उपयोग कहां कहां होते हैं। क्लियर? तो अब अपने को पता लग गया कि केमिस्ट्री क्या है। क्या? कि केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री जिसको अपने हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं, वो क्या है? कि केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी पदार्थ की संरचना, वो कैसे बना है, किससे बना है, उसके गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण एवं उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। उसी को ही अपने क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। क्लियर बच्चों? आपको ऐसी डेफिनेशन याद नहीं करनी, कहीं आप रट्टे मारने लग जाओगे, अरे केमिस्ट्री की परिभाषा तो एग्जाम में आ जाएगी, रट्टा मार लो। नो, ऐसा नहीं करना आपने को। ठीक है? सिर्फ बेसिक ढांचा समझना है। अभी तो मैं 2-3 क्लासें जो लगाऊंगा उसको तो सिर्फ आपको मोटा मोटा देखना है, मतलब मेरी बातें सुननी है। क्लियर? उस चीज के लिए इंटरेस्ट बढ़ाना है। और 2-3 क्लास के बाद हमारे पास ऐसा मैटर आएगा जब हम उसको लिखना और अच्छे से याद करना शुरू करेंगे। अभी तो सिर्फ इंटरेस्ट लो, सिर्फ समझो कि यार केमिस्ट्री क्या है। कोई भी पदार्थ मेरे पास ये मार्कर है, यार ये कैसे बना, किससे बना, इसकी संरचना क्या है, इसमें कौन कौन से तत्व हैं, ठीक है, और इसके गुण कैसे हैं, भौतिक गुण कैसे हैं, रासायनिक गुण कैसे हैं, इसके उपयोग क्या हैं, ये चीजों का अध्ययन जो मैं करूंगा वो किसमें करूंगा बच्चों? केमिस्ट्री में करूंगा। तो ये हमारे पास होती है केमिस्ट्री। चलिए अब अपने आगे चलते हैं। फिर अब लिखा है कि केमिस्ट्री के उपयोग क्या है। केमिस्ट्री के उपयोग क्या है बच्चों? केमिस्ट्री के उपयोग में गिनाने बैठूं तो सुबह से रात हो जाएगी और केमिस्ट्री के उपयोग खत्म नहीं होंगे, मतलब अनंत उपयोग। आप क्या करते हो? आप सुबह उठते हो, ये देखो एक चार्ट बना रखा है मैंने। आप सुबह उठते हो, उठ करके ब्रश करते हो, ब्रश करते हो ना, तो ब्रश के अंदर जो पेस्ट है, पेस्ट, ठीक है, आपने चाहे कोलगेट यूज किया, चाहे आपने पेप्सोडेंट यूज किया, चाहे सेंसोडाइन यूज किया, वो सारे के सारे केमिस्ट्री से बने हुए हैं। आपने जो ब्रश यूज किया वो भी क्या है? केमिस्ट्री है। इसके बाद आप नहाए, ठीक है, नहाने के लिए आपने साबुन यूज किया, आपने शैम्पू यूज किया, आपने कोई जेल यूज किया, तो वो सारा की सारी क्या है? वो भी केमिस्ट्री की ही देन है, वो भी केमिस्ट्री से बने हैं। ठीक है, आपने मिरर देखा, अरे वाह, आप तैयार हुए, रेडी हुए, आपने शीशे में देखा कि वाह मैं कितना सुंदर लग रहा हूं, तो ये जो कांच है ना, ये भी केमिस्ट्री की देन है, ये भी केमिस्ट्री से बना है। फिर देखें कि आपने कॉम्ब किया, बाल संवारे, ठीक है, और कॉम्ब किया, या आपने कोई क्रीम लगाई, आपने डीओ लगाया, आपने हेयर ऑयल लगाया, ये सारी केमिस्ट्री है, सारी की सारी क्या है? केमिस्ट्री है। चलिए आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में आपने ब्रेड खाया, जैम खाई, है ना, इस तरीके की कोई भी चीज आपने खाई तो वो भी केमिस्ट्री की देन है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं कि ये तो एक डायग्राम है जिसमें ये पैदल जा रहा है, लेकिन अगर आप मान लो स्कूल जाते हैं, आप वैन से स्कूल जाते हो, आप स्कूटी से स्कूल जाते हो, आप टैक्सी से जाते हो, आप बाइक से जाते हो, आप बस से जाते हो, तो उसके अंदर जो पेट्रोल डीजल डलता है, पेट्रोल डीजल जो डलता है, जिससे उसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वो भी क्या है? वो भी केमिस्ट्री ही है। आप लंच करते हो, लंच खाना खाते हो, तो खाने के अंदर जो गेहूं उत्पन्न हुई, गेहूं का उत्पादन हुआ, उसका जो बीज है, उसके अंदर जो बीजों, गेहूं के उत्पादन में जो खाद यूज हुई, जो कीटनाशक यूज हुए, वो सारे के सारे जो है वो भी क्या है? केमिस्ट्री की ही देन है। आप देखो लंच के अंदर भी केमिस्ट्री है। कैसे? कि मान लो आपने लंच के अंदर कोई सब्जी बनाई और वो सब्जी थोड़ी देर रखी, सुबह खानी थी, आपने नहीं खाई, शाम तक पड़ी रही, गर्मी का टाइम था, सब्जी खराब हो गई। खराब हो गई, ये खराब होना क्या है? ये केमिस्ट्री है। जल जाना क्या है? सब्जी जल जाती है, आप संभालते नहीं थोड़ी देर तो वो जल जाती है, तो जल जाना भी क्या है? केमिस्ट्री है। ठीक है, तो यहां पर भी केमिस्ट्री का यूज हुआ है, डिनर में भी केमिस्ट्री है। चलिए, तो इस प्रकार से अगर आप रात को सोते हो और आपको नींद नहीं आती और आप मेडिसिन लेते हो, तो मेडिसिन भी क्या है? केमिस्ट्री ही है।
ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री के उपयोग, तो इसका मतलब एक तो अपने पास प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है, प्लास्टिक इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री में चाहे आपके पास कोई बर्तन बने प्लास्टिक के, चाहे ब्रश बने, चाहे कपड़े धोने का ब्रश बने, चाहे कोई ग्लास वगैरह कुछ भी बने प्लास्टिक की चीजें, तो वो सारी की सारी इसका प्लास्टिक इंडस्ट्री में जो है वो केमिस्ट्री का ही उपयोग होता है। और देखें फिर मैंने लिखा कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक को हिंदी में प्रसाधन सामग्री कहते हैं, ठीक है। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है उसके अंदर भी केमिस्ट्री ही यूज होती है। और कॉस्मेटिक क्या होता है, ये जो क्रीम, पाउडर, डीओ, साबुन, ठीक है, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, केमिस्ट्री में ही आते हैं। चलिए इसके बाद और आप देखें केमिस्ट्री के जो आप कपड़े पहनते हो, जैसे मान लो मैंने ये शर्ट पहन रखी है, तो इस शर्ट का जो कलर है, इस शर्ट का जो धागा है, ठीक है, तो ये सारी भी जो है वो केमिस्ट्री है, ठीक है। तो मतलब वस्त्र उद्योग में भी जो है वो केमिस्ट्री का उपयोग किया जाता है। और केमिस्ट्री कहाँ उपयोग की जाती है, केमिस्ट्री उपयोग की जाती है ईंधन में, ईंधन में, ठीक है। ईंधन का मतलब जैसे पेट्रोल, डीजल, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ठीक है, सीएनजी गैस जो होती है जिसका भी उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। घर में जो सिलेंडर होता है उसके अंदर एलपीजी गैस लगती है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर एलपीजी गैस डलती है। तो ये सारे के सारे ईंधन हैं, ये भी सारी किसकी देन है, केमिस्ट्री की ही देन है, ठीक है। और आप देखें, और आप कोई भी बिल्डिंग मटेरियल जैसे बनता है, बिल्डिंग मटेरियल जो बनता है, अब बिल्डिंग मटेरियल का मतलब क्या है, बिल्डिंग मटेरियल का मतलब है कि बिल्डिंग के अंदर आप सीमेंट यूज करते हो, सरिया यूज करते हो कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, है ना, उसका पेंट जो बनाते, पेंट जो करते हो, पुट्टी जो करते हो, है ना, वो सारी की सारी जो है वो केमिस्ट्री की ही देन है, सारी की सारी केमिस्ट्री की देन है। इसके अलावा आप देखें एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर भी जो है वो केमिस्ट्री का ही उपयोग किया जाता है। एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर क्या, जैसे कोई यूरिया डलती है, कोई कीटनाशक डलता है ना, बीज तैयार होते हैं, तो खाद डलती है, तो वो सारी की सारी जो है वो क्या है बच्चों, केमिस्ट्री ही है। और आप देख लो कांच उद्योग है, कांच उद्योग जो है, ठीक है, कांच उद्योग जो है वो भी केमिस्ट्री ही है। कांच के बर्तन भी बनते हैं, कांच मिरर भी बनता है ना, कांच गेट में भी लगते हैं, तो सारा कांच का उद्योग जो है वो सारा का सारा किसमें आता है बच्चों, केमिस्ट्री में ही आता है। इसके अलावा जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, मतलब औद्योगिक सामान हैं, औद्योगिक उत्पाद जो हैं वो भी सारे के सारे केमिस्ट्री में ही आते हैं। औद्योगिक उत्पाद मतलब चाहे औद्योगिक रूप से आप दवाइयां बनाते हो, औद्योगिक रूप से आप पेस्ट बनाते हो, औद्योगिक रूप से आप साबुन बनाते हैं, वो सारी की सारी जो है वो केमिस्ट्री ही है। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे, डायग्राम देखेंगे तो केमिस्ट्री के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, सब जगह जो है वो आपको पता लग जाएगा। क्लियर बच्चों, और आपको भी बहुत सारे ध्यान में आ जाएंगे जो शायद मैं ना भी बता पाऊं, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि सर केमिस्ट्री यहाँ पर भी यूज आ सकती है, आपने बताया नहीं, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। चलिए आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलिए अब अपने बात करते हैं कि केमिस्ट्री की शाखाएं क्या क्या हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री की शाखाएं देख लेते हैं बच्चों अपने, केमिस्ट्री की शाखाएं, ये मैंने एक पेड़ बनाया है, इस पेड़ जो है ये मेन तो जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, केमिस्ट्री, क्या होगी बच्चों, ये तो होगी केमिस्ट्री, ठीक है, मेन जो है वो तना जो है वो केमिस्ट्री होगी। अब इसके अंदर शाखाएं निकल रही हैं, तो शाखाओं के अंदर मैंने 1 नंबर शाखा लगाई और इसके अंदर लिखा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या हिंदी में कहूं अकार्बनिक, अकार्बनिक रसायन, ठीक है, अकार्बनिक रसायन जो है वो हमारे पास ये एक इसकी शाखा होगी। दूसरी शाखा जो है वो है कार्बनिक रसायन, क्या है बच्चों, कार्बनिक रसायन, जिसको अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ये बड़े पढ़ेंगे, कहीं घबराने की जरूरत नहीं। आप सोचो कि सर हमें तो समझ में आया नहीं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो सब समझ में आएगा क्योंकि हमने इनको पढ़ना है। अच्छा फिर अपने देखते हैं तीसरा पॉइंट मैंने लगाया
फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, भौतिक रसायन, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो भी अपने पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी केमिस्ट्री है, जैसे एनालिटिक केमिस्ट्री है। कौन सी है? एनालिटिक, एनालिटिक रसायन, ठीक है, एनालिटिक केमिस्ट्री है, ये इसका है। क्लियर? तो विश्लेषण रसायन है, जिसमें हम विश्लेषण करते हैं कोई भी चीज का कि ये चीज किन किन तत्वों से मिलकर बनी होती हुई है, उसका जो अध्ययन करते हैं वो विश्लेषण रसायन के अंदर हमारे पास आता है। क्लियर? और इसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है, औद्योगिक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है, औद्योगिक रसायन जो है, जिसमें औद्योगिक उत्पाद बनाए जाते हैं, वो भी जो है इसकी केमिस्ट्री की ही शाखा है। फिर आप देखेंगे, फिर हमारे पास और भी जो है कई तरीके की जो है वो अपने पास केमिस्ट्री है, जैसे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है। अच्छा बच्चों, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री तो जो हमारे पास बच्चे केमिस्ट्री लेते हैं ना साइंस में, उनको ये पढ़नी पड़ती है, तो ये भी हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। अच्छा, एक और देखें, न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी होती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, ठीक है, और ये सब बनाना सीखते हैं। तो ये जो है वो किसमें आती है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर आती है। हाइड्रोजन बम के अंदर देखो, एक बम फूटता है तो कितनी सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, कितना सारा विनाश होता है, तो वो सारा बनाना जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर सीखा जाता है। इसके अलावा जो है एक अपने पास बायो केमिस्ट्री भी होती है, जीव रसायन, ठीक है, बायो केमिस्ट्री, जिसके अंदर अपने बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ते हैं बच्चों? बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं कि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन होते हैं, एंजाइम होते हैं, ठीक है, विटामिन होते हैं, डीएनए आरएनए है, ठीक है, ये ग्लूकोज होती है, ये कैसे अभिक्रिया करती हैं, है ना। तो इन चीजों का वसा होती है, ये सारी कैसे काम में आती है हमारे शरीर में, तो इन सब चीजों का अध्ययन हम जीव रसायन, जिसको अपने बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, उसमें पढ़ा जाता है। तो ये अपने पास ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री होगी। अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, ये तो हम 11वीं 12वीं में पढ़ते ही हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत विश्लेषण विज्ञान रसायन भी पढ़ते हैं जब अपने प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। औद्योगिक रसायन जो है वो स्पेशली पढ़ा जाता है, लेकिन फिर भी हम कुछ कुछ बीच में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एग्रीकल्चर वाले पढ़ते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, ध्यान रखना, और बायो केमिस्ट्री भी हम केमिस्ट्री में 12वीं में पढ़ेंगे। समझ में आई बात? तो ये सारी की सारी जो है केमिस्ट्री की क्या हुई बच्चों? शाखाएं हुई। क्लियर? तो इस डायग्राम से आपको बहुत ही अच्छे से सारी बात समझ में आ जाएगी। चलिए, तो ये तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के उपयोग क्या है, केमिस्ट्री की शाखाएं क्या हैं, ये सारी बातें हमारी हो गई क्लियर। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। देखो, मैंने क्या कहा कि अगर आपको केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, तो आपको हर पदार्थ का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? पदार्थ का अध्ययन करना है। तो हम सबसे पहले आज केमिस्ट्री में पहला पॉइंट ही हम पदार्थ पढ़ते हैं कि पदार्थ क्या है। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? द्रव्य की प्रकृति, ठीक है, नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। तो द्रव्य की प्रकृति क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं अपने। द्रव्य क्या होता है? पहली बात तो ये देखें, द्रव्य, एक तो शब्द में मत उलझ जाना कहीं, क्योंकि द्रव्य एक शब्द होता है द्रव और एक होता है द्रव्य, ठीक है, दो शब्द है ना, एक द्रव और एक द्रव्य। द्रव तो कोई भी तरल पदार्थ है, जैसे पानी है, दूध है, ये द्रव है, ठीक है। लेकिन द्रव्य क्या होता है? द्रव्य को पदार्थ कहा जाता है। द्रव्य को क्या कहा जाता है बच्चों? पदार्थ कहा जाता है। क्लियर? तो ये द्रव्य लिखा है मैंने, द्रव नहीं लिखा। क्लियर? तो इसका मतलब मैंने क्या लिखा है? पदार्थ की प्रकृति लिखी है। क्या लिखी है? पदार्थ की प्रकृति की। पदार्थ क्या होते हैं इसके बारे में अपने पढ़ते हैं। चलो, मैं पढ़ाता हूं पदार्थ क्या होता है, लेकिन एक चीज आप ये डायग्राम देखो पहले, ठीक है। ये मैंने कोई भी माउंटेन लिया, ये मैंने लिया पहाड़, ठीक है, और ये मैंने लिया जल, कांच के गिलास के अंदर पानी पड़ा है, जल, ठीक है।
और ये फुटबॉल नहीं है, एक्चुअली फुटबॉल नहीं दिखाना चाह रहा, मैं इस फुटबॉल में भरी गैस को दिखाना चाह रहा हूं, फुटबॉल के अंदर भरी गैस को दिखाना चाह रहा हूं। आप इन तीनों चीजों को देखो। अरे पहाड़ जो है, पहाड़ के बारे में अगर आप देखो तो पहाड़ एक पदार्थ है, ठीक है, और पहाड़ जो है वो क्या करता है, एक स्थान घेरता है ना, कितना बहुत सारे पहाड़ तो बहुत ज्यादा स्थान घेर लेते हैं, है ना, हिमालय जो है वो सारा का सारा पहाड़ों से ही बना हुआ है। तो ये एक तो स्थान घेर रहे हैं, एक इनका कुछ ना कुछ भार है, पहाड़ का भार है, उठा के देख लेना, है ना, हनुमान जी ने उठाया था, आप भी उठा के देख लेना, उठा लोगे, ठीक है। तो इसका मतलब पहाड़ जो है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका भी एक कोई ना कोई द्रव्यमान है और एक स्थान घेरता है। फिर मैंने लिया जल जो है ये भी क्या है, एक ऐसा वस्तु है जो क्या करती है, इसका भार भी है, द्रव्यमान है, पानी को आप तोल के देखो उसका कुछ भार आएगा, और ये स्थान भी घेरती है, स्थान घेरती है। अगर मान लो इस गिलास के अंदर आपने पानी डाल दिया तो आप गिलास में आप और कुछ नहीं डाल सकते। अगर मैंने इस गिलास को पूरा भर रखा है और इस गिलास में मैं कहूं इस पानी में दूध और डाल दो तो नहीं डलेगा, क्योंकि कांच के अंदर, इस गिलास के अंदर जितना स्थान था वो स्थान पानी ने पहले घेर रखा है, ठीक है। तो ये पानी का भार भी है, साथ में ये पानी जो है वो एक जो है इसका भार भी है और एक स्थान भी घेरता है। इसी तरीके से फुटबॉल के अंदर जो भरी गैस है, फुटबॉल के अंदर जो गैस भरी हुई है वो गैस निकाल दो तो फुटबॉल पिचक जाएगी, अगर गैस भर दो तो फुटबॉल फूल जाएगी। समझ में आई बात? तो इसका मतलब उसके अंदर जो वायु भरी जा रही है, जो गैस भरी जा रही है, वो स्थान घेर रही है। यस और नो, यस और नो। कई बार हमें ये नहीं समझ में आता, जैसे वायु तो यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी वायु है, लेकिन ये तो स्थान नहीं घेर रही, इसके अंदर मैं चल रहा हूं ना, अगर इस वायु का स्थान होता तो मैं किससे कैसे आ गया इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस एग्जाम्पल के अंदर देखो, फुटबॉल अगर वायु निकाल दो, गैस निकाल दो तो ये पिचक जाती है, भर दो तो ये फूल जाती है। इसके अंदर का स्थान किसने ले लिया? वायु ने ले लिया। तो इसका मतलब है कि जो गैस है वो स्थान घेरती है, और जब इसको भर लोगे तो इसका भार जो है फुटबॉल का, खाली फुटबॉल से भरी हुई फुटबॉल का भार थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा बढ़ेगा, भार इसका कम होता है, थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन द्रव्यमान कुछ ना कुछ तो गैस का होगा। क्लियर? तो ये तीनों के तीनों क्या है? पदार्थ हैं। चलिए अब मैं पदार्थ की परिभाषा लिखता हूं। देखें क्या परिभाषा होगी कि वह वस्तु जो क्या करती है, जो जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, उसी को हम पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? वह वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है, उसे पदार्थ कहते हैं। उसे बच्चों हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। कि कोई भी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ भार है और कुछ ना कुछ वो स्थान घेरती है, उसी को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ जो है वो उदाहरण जो है वो चाहे जो मर्जी लिख लो, ठीक है। लोहा एक हमारे पास पदार्थ है, मैंने जल लिया ये एक पदार्थ है, मैंने O2, N2, Cl2 ये गैसें ली है, ये गैसें भी जो है क्या है? पदार्थ हैं, ठीक है। ये मैंने क्या लिख दिए? इसके उदाहरण लिख दिए। क्लियर? तो अब आपको पदार्थ के बारे में पता लग गया कि मैं जो हूं, मैं भी एक तरीके का पदार्थ हूं, क्योंकि मेरा भार है और मैं तो इसमें वायुमंडल के अंदर, ये ब्रह्मांड के अंदर मेरा भी कुछ ना कुछ स्थान है, ठीक है। इतना स्थान मैं घेरता हूं, अब मेरी जगह यहाँ पर कोई और नहीं आ सकता, है ना। तो इसका मतलब है कि मेरा भी द्रव्यमान है और मैं स्थान घेरता हूं, तो मैं भी क्या हूं? एक पदार्थ हूं। क्लियर? तो ये हुई बात हमारे पास पदार्थ की। चलिए अब अपने पास पदार्थ जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने पहाड़ का एग्जांपल लिया, तो ये तो मेरे पास कैसा है बच्चों? ठोस। कैसा है? ठोस। और ये जो आपके पास जल है, ये कैसा है? द्रव। और ये कैसा है? गैस। ये कैसा है? गैस, ठीक है। यहां पर चाहो तो आप वायु लिख लो, वायु, ठीक है। वायु क्या है? एक तरीके की गैस है। क्लियर? तो ये तीन चीजें हैं अब आपके पास, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं।
ठीक है। अब इन पदार्थों को आपस में अंतर करना हो, इन तीनों का आपस में क्या करना हो, अंतर करना हो, तो कैसे करेंगे? इधर आओ, आप देखें, ये मैंने एक चार्ट बना रखा है, इसके अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है आकार, ठीक है। तो ठोस का आकार निश्चित होता है। अरे बच्चों, ये मेरे पास मार्कर है, ये ठोस है, ठीक है, तो इसका आकार निश्चित है। मैं ऐसे नहीं है कि यहाँ पर रख के जाऊंगा तो ये थोड़ी देर में इतना बड़ा आकार हो जाएगा इसका, है ना, मार्कर ये इतना पतला है ना, ये इतना मोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ठोस का आकार जो है वो निश्चित होता है, ठीक है, ठोस का आकार जो है वो क्या होता है बच्चों, निश्चित होता है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। अगर आपको ये ना दिखे तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, मैं पीडीएफ भेजूंगा ना, उस पीडीएफ में आपको ये बिल्कुल क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो ठोस का आकार निश्चित होता है, लेकिन द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। द्रव का आकार ये कहता है कि इसका आकार अनिश्चित होता है। द्रव का आकार जो है वो कैसा होता है बच्चों, द्रव का आकार जो है वो अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता। द्रव का आकार जो है वो अनिश्चित होता है। इसको जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। मतलब अगर पानी को आप ग्लास में रखोगे तो ग्लास का आकार ले लेगा, जग में रखोगे जग का आकार ले लेगा, प्लेट में रखोगे प्लेट का आकार ले लेगा, तो इसका कोई आकार जो है वो निश्चित नहीं होता। इसी प्रकार से अगर कोई गैस है तो गैस का आकार भी निश्चित नहीं होता। कैसे निश्चित होगा? अगर गैस को छोटे गुब्बारे में भर लोगे तो वो छोटा आकार हो जाएगा, बड़े गुब्बारे में भर लोगे बड़ा आकार हो जाएगा, है ना। इसको दिल वाले गुब्बारे में भर लोगे दिल वाला आकार हो जाएगा। तो इसका आकार भी कैसा होता है, अनिश्चित होता है, जिसे जिस पात्र में गैस रखी जाती है उसी का आकार ग्रहण कर लेती है, ठीक है। तो ये आपको कहीं दिक्कत नहीं, क्योंकि छोटी क्लासों में ये आप पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आपको आसानी से आता होगा। चलिए, अभी भी मैं एक बात याद दिला दूं बच्चों, क्योंकि आगे अपने धीरे धीरे बड़ी केमिस्ट्री सीखने लगेंगे, अभी अपनों स्टार्ट किया है, तो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करते हैं अपने इसकी दूसरी बात की आयतन की। आयतन का मतलब होता है कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है, वह उसका आयतन होता है, ठीक है। तो अब कोई भी ठोस है, ठोस का आयतन जो है वो निश्चित होता है। ठोस का आयतन कैसा होता है बच्चों, निश्चित होता है। निश्चित कैसे होता है कि मतलब जितना उसने स्थान घेरना वो उतना घेरेगा ही घेरेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि भाई इसका आयतन जो है कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, ये वाला। अब ठोस एक पहाड़ है, इसका आयतन कम हो सकता है क्या? तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसी को कम नहीं किया जा सकता। सपोज करो कि मेरे को यहाँ से निकलना होता और ये पहाड़ बीच में आ रहा है, तो मैं क्या करता कि इसको, अगर ये इसका आकार जो इसका आयतन है वो निश्चित ना होता, तो मैं यहाँ से इसको पकड़ता और इसको दबा करके साइड में कर देता और मैं निकल जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, पहाड़ तो काटा जा सकता है, लेकिन जितना है वो आयतन तो वो उतना घेरेगा ही घेरेगा, ठीक है। तो अब आ जाओ आप नेक्स्ट, पानी की बात करो। पानी का आयतन निश्चित होता है क्या? बिल्कुल, आयतन पानी का निश्चित होता है। अगर पानी लो, कोई भी द्रव लो, जैसे तेल लो, आप सरसों का तेल दुकानदार से 1 लीटर का बोतल लेकर के आए, ठीक है, उसका आयतन 1 लीटर निश्चित है। अगर निश्चित नहीं होता तो आप 1 लीटर का पानी घर पे ला करके उसको 2 लीटर कर लेते, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, वो तो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहता है। तो इसका मतलब जो आपने जल लिया है, द्रव कोई भी है, उसका आयतन जो है वो क्या है, कितना रहता है, कैसा रहता है, निश्चित रहता है, ये बदलता नहीं है। अब बात करते हैं अपने वायु की या गैस की, कि गैस का आयतन निश्चित रहता है या नहीं रहता। तो गैस का आयतन निश्चित नहीं रहता। ये जो ठोस और द्रव है इनके आयतन निश्चित है, लेकिन वायु का आयतन निश्चित नहीं है। जैसे इस कमरे में पूरी भरी हुई वायु है ना, अभी तो ये पूरे कमरे का आयतन ले रही है, लेकिन अगर मैं इसको दबा करके एक बोतल में डाल लूंगा तो ये बोतल में भी आ जाएगी, मतलब बोतल जितना आयतन में भी आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वायु का आयतन जो है कैसा होता है बच्चों, अनिश्चित होता है, ठीक है। तो अनिश्चित, इसका आयतन निश्चित, ये भी निश्चित, लेकिन ये आयतन जो है निश्चित नहीं होता। इसको जिस पात्र में डाल लो वैसा ही आयतन ग्रहण कर लेता है, कौन? गैस। क्लियर। अब बात करते हैं रेगिस्तान की। अरे रेगिस्तान तो आप जानते ही हैं, क्या होगा रेगिस्तान का मतलब? रेगिस्तान का मतलब होगा कि ये जो ठोस है इसके कणों के बीच बीच में जो है ना, वो रेगिस्तान जो है बच्चों क्या होते हैं, कम। ये कण बिल्कुल पास पास में होते हैं। द्रव के कण जो है वो थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है, और गैस के कण जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनमें अभी भी कणों के बीच में रेगिस्तान कम होता है, इसमें ज्यादा होता है, इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो ये बात भी अपने छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो कहीं दिक्कत है नहीं। चलिए, फिर होता है घनत्व।
घनत्व का मतलब भी यही है। घनत्व का मतलब क्या है कि कोई अवयवी कण कितने पास पास में है ना। एक छोटा सा कमरा है, उसमें बहुत ज्यादा जने बिठा लिए तो सारे बच्चे पास पास में चिपक चिपक करके बैठ गए, तो इसका मतलब घनत्व ज्यादा है, वहां पे भीड़ ज्यादा है तो घनत्व ज्यादा है। और अगर खुले खुले घूम रहे हैं तो हम कहेंगे घनत्व कम है। ठीक है, तो अभी आप बताओ, मैंने ये बनाया, ये मैंने ठोस के कण बनाए, तो ठोस के कण तो पास पास में होते हैं, तो इसका घनत्व ज्यादा, इसका घनत्व कम, इसका घनत्व बिल्कुल कम, क्योंकि इसके कण तो बहुत दूर दूर है। क्लियर, तो ये बात भी हो जाएगी। फिर अपने बात करेंगे बहने का गुण। अरे ठोस बहता है क्या? अरे मेरे पास ये मोबाइल है, अगर मैं ये रख दूं तो ये बह करके कहीं और चला जाएगा क्या? नहीं, इसमें बहने का गुण नहीं है। पानी बहता है क्या? बिल्कुल बहता है। कहाँ है? मतलब पहाड़ों से पानी जो बह करके नहरों के रूप में राजस्थान में आ जाता है ना, तो पानी में बहने का गुण होता है। इसी तरीके से गैस में बहने का गुण होता है क्या? बिल्कुल होता है भाई। बारिश कहीं और हुई होती है, ठंडी हवा कहीं और आ रही होती है, इसका मतलब वायु वहां से बह करके दूसरी जगह आ जाती है। तो वायु में और द्रव में बहने का गुण होता है, लेकिन ठोस में बहने का गुण नहीं होता। क्लियर? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है ऊष्मा। ऊष्मा जो है, ऊष्मा का मतलब ताप है। अगर आप ठोस को गर्म करोगे तो पिघलने लगेगा, ठोस को गर्म करोगे तो वो पिघलने लगेगा। अच्छा, द्रव को गर्म करोगे तो वो उबलने लगेगा, और गैस को गर्म करोगे तो वो फैलने लगेगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो ऊष्मा से, ऊष्मा का मतलब है ताप। ताप दोगे तो क्या होगा? ठोस को ताप दोगे तो वो पिघलेगा, है ना। किसी बर्फ को ताप दोगे तो वो पिघल जाएगी, और अगर पानी को गर्म करोगे तो वो उबल जाएगा, है ना, और वाष्प को गर्म करोगे तो वो फैल जाएगी। क्लियर? तो ये ऊष्मा का हो गया सिस्टम। फिर बात है तल। तल का मतलब है लेवल। तल का अगला पॉइंट क्या है? तल। तल का मतलब क्या है? लेवल। अब आप मुझे बता दो, ये ठोस है, इसका तल निश्चित है क्या? कहां निश्चित है? यहां से तो नीचे है, यहां से ऊंचा है, और ऊंचा है, और ऊंचा, फिर नीचे हो गया, फिर ऊंचा हो गया, फिर नीचा, फिर ऊंचा, मतलब इसका तल जो है वो निश्चित नहीं होता। क्लियर? अब पानी का तल बताओ। पानी का तल तो बिल्कुल बराबर है, पानी का तल जो है वो क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस का तल निश्चित नहीं होता, द्रव का तल निश्चित होता है, और वायु का तो कोई तल ही नहीं होता। ये यहाँ वायु है, इसका कोई तल दिखाई दे रहा है? आप कह सकते हो कि ये सर ये देखो, ये बराबर बराबर ये रही वायु, ऐसे कह सकते हो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका कोई तल ही नहीं है। तो वायु का कोई तल ही नहीं होता, ये द्रव का तल जो है वो निश्चित होता है, और ठोस का तल जो है वो निश्चित नहीं होता। आप देखें यहाँ से ऊबड़ खाबड़ है, ये तल जो है इसका निश्चित नहीं है। चलिए, तल की बात भी हो गई। इसके बाद है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव का मतलब है कि उसको दबाया जा सकता है या नहीं दबाया जा सकता। बच्चों मुझे ये बताओ, क्या इस पहाड़ को मैं दबा सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं दब सकता ये पहाड़, है ना। और अगर दब सकता तो हमें जहां भी रोड बनाने की जरूरत पड़ती है तो हमें पहाड़ काटना क्यों पड़ता? हम काटते ना उसको दबा करके नीचा कर लेते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ठोस को जो है वो दबाया नहीं जा सकता, ना ही द्रव को दबाया जा सकता है। अभी गिलास में इतना पानी भरा हुआ है, मैं कहूं कि इसको दबा करके नीचा कर लो और बाकी बचे हुए ऊपर दूध और डाल दो, ऐसा नहीं संभव। ठीक है, ये द्रव भी जो है वो दबता नहीं है, इस पर भी दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। ठोस और द्रव पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात आप गौर कर लेना। आप देख लो, आपको कोई रट्टा थोड़ी मारना है, आपको दिख रहा है यार पहाड़ को दबा सकते हो, नहीं दबता। पानी को दबा सकते हो, नहीं दबता। ठीक है, लेकिन वायु को दबा सकते हो क्या? बिल्कुल दबा सकते हो। ठीक है, अगर आप इस फुटबॉल को ऐसे दबाओगे तो ये दब जाएगी, है ना। अगर गैस थोड़ी कम भरी हुई, फुल भरी हुई तो थोड़ा मुश्किल से दबेगा, दब लेकिन फिर भी जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब गैस पर दाब का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसके कण दूर दूर होते हैं, इनको दबाओगे तो इनके बीच में जगह है, ये दब जाएगा, लेकिन ये नहीं दबेगा, ये भी नहीं दबेगा। क्लियर? तो ये बात भी होगी, दाब का प्रभाव भी हो गया। अब गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक जो है, हर ठोस का गलनांक एवं क्वथनांक जो है वो निश्चित होता है। जिस ताप पर वो पिघलता है, जिस ताप पर वो उबलता है, वो निश्चित होता है। ठीक है, और इसका द्रव का भी क्वथनांक जो है वो क्या होता है? निश्चित होता है। पहली बात तो ठोस क्या होगा? ठोस को गर्म करोगे तो वो पिघलेगा, इसका मतलब ठोस का तो क्या होता है? गलनांक, और वो कैसा होता है? निश्चित होता है। ठोस का गलनांक निश्चित होता है, और द्रव को गर्म करोगे तो वो उबलेगा, उसको अपने कहेंगे क्वथनांक। जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है उसको हम क्वथनांक कहते हैं, 6th क्लास में पढ़ा था ना। तो इसका मतलब इसका क्वथनांक क्या होता है? निश्चित होता है। और
इसके बाद अपने पास गैस जो है, गैस का कोई इसका एक क्रांतिक ताप होता है, वो निश्चित होता है। अब क्रांतिक ताप क्या होता है इसको अपने आगे पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों? चलिए, क्रांतिक ताप निश्चित होता है। तो अब आप एक चीज जान लें कि हमने क्या कर लिया बच्चों, हमने क्या कर लिया, हमने ठोस, द्रव और गैस में अंतर कर लिया। इसमें जो गलनांक है, ठोस का गलनांक होता है, ये निश्चित होता है। ठोस का क्या होता है बच्चों? गलनांक, और ये कैसा होता है? निश्चित होता है। और द्रव का क्या होगा? क्वथनांक, क्योंकि क्वथनांक उबलने वाले ताप को कहते हैं, ये निश्चित होता है। और जो गैस का जो है वो क्रांतिक ताप निश्चित होता है। और ये क्या होता है ये हम आगे केमिस्ट्री में सीखेंगे। क्लियर? क्योंकि गलनांक तो पता है जिस ताप पर कोई ठोस पिघलता है, क्वथनांक भी पता है जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है, लेकिन क्रांतिक ताप नहीं पता। कोई बात नहीं, कहीं घबराने की जरूरत नहीं, आपको पता लग जाएगा। चलिए फिर हम बात करते हैं उदाहरण की। उदाहरण में लिख रहा हूं ठोस के अंदर उदाहरण बर्फ, मोम, गंधक, लोहा, अन्य धातुएं, पारा को छोड़ करके, क्योंकि पारा धातु जो है वो कैसी होती है? द्रव होती है। ठीक है, तो पारे को छोड़ करके बाकी सारी धातुएं, और लकड़ी, कागज, पत्थर, ये सब जो है ठोस हैं। इसी तरीके से जो जल, दूध, तेल, शहद, पारा आदि द्रव हैं, और गैस क्या है? वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अन्य गैसें, ये सारी की सारी क्या है? गैसें हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आज की क्लास के अंदर हमने जाना साइंस क्या है, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के उपयोग क्या है, केमिस्ट्री की शाखाएं क्या हैं, पदार्थ क्या होते हैं, ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसका जो है वो सारी की सारी पीडीएफ जो है मैं आपको उपलब्ध करवा देता हूं बच्चों। पीडीएफ जो है मैं सारी की सारी आपको उपलब्ध करवा देता हूं, जो कि जो है इसके अंदर आपको ये लिखा हुआ बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे जाएगा, कहीं भी आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो ये लो, ये लो। ठीक है, तो ये पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी। आप वीडियो के नीचे कमेंट करना, और कमेंट करोगे तो आपको जो है मैं एक लिंक भेजूंगा, उस लिंक से जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और उस व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है मैं ये सारी पीडीएफ डेली की भेजता रहूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहो, गुड लक, गुड बाय। लेकिन जरूरी बात क्या, कि जितने भी यार दोस्त हैं आपके, जितने भी रिलेटिव्स हैं, और जो बच्चे साइंस लेने के लिए कह रहे हैं, उन सबको ये वीडियो भेज दो, और उनको कहो कि अभी से शुरू करें। ये बहुत जरूरी है, मेरे साथ साथ शुरू करें। अगर मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल दी और आप बाद में देखना शुरू करेंगे तो आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन मेरे साथ साथ चलोगे तो आपको डेली का मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो कोई भी पीछे नहीं रहे, सारे के सारे साथ साथ चलें। और अगर आप मतलब अपने आप का आकलन भी कर लें कि हमें साइंस समझ में आ सकती है या नहीं आ सकती। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहो, गुड लक, गुड बाय।